सरकार दावा कर रही थी कि जो है 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, जिसका सीधा और सीधा लाभ जो है महिलाओं को मिलेगा। लेकिन आप जो हम लोगों ने जो रिसर्च की, हमारी टीम ने जो रिसर्च करके निकाली है, उसमें क्या लग रहा है कि सरकार की मंशा क्या थी, सरकार चाहती क्या थी, सरकार को इससे लाभ क्या होने वाला था। इन चीज़ों को जो है थोड़ा-सा हम लोग जो है दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे। इससे बेनिफिट तो बीजेपी को मिलने वाला था। अगर ये कानून लागू होता तो बीजेपी को डबल बेनिफिट मिलता। एक बेनिफिट ये मिलता कि महिलाओं के आरक्षण के नाम पर जो 33% वाला जो मामला था, उससे एक बड़ा वोट बैंक अचानक से बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता। पहला बेनिफिट, क्योंकि इस चीज को आजमाया जा चुका है, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, चाहे इस बार का बिहार का चुनाव हो। हमने भी देखा कि जो है महिलाएं बढ़-चढ़ के भाग ले रही थी। खासतौर पे जब सेकंड फेज की चुनाव मतदान हो रही थी, तो उस समय महिलाएं जो है काफी उत्सुक होकर के कह रही थी कि देखिए नीतीश कुमार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, 10,000 रुपया हमको दिया है, इसलिए हम लोग जो है चाहते हैं कि नीतीश कुमार को सत्ते में लाएं। यूपी के चुनाव से ठीक पहले आपको हम बता दें कि अब 3 तलाक बिल को लाया गया था, जिसका सीधा-सीधा असर क्या हुआ था, योगी आदित्यनाथ को मिल गया था। मुस्लिम महिलाएं जो थी वो बढ़ चढ़कर वोटिंग किए थे। मुस्लिम वोट बैंक जो है पूरी तरीके से तितर-बितर हो गया, क्योंकि एक पुरुष पर कहीं न कहीं देखा जाए एवरेज तो कम से कम 2 महिलाएं तो है वोटिंग करने में, उत्तर प्रदेश की अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और नेशन सूत्र देख रहे हैं। कल नारी शक्ति अधिनियम संशोधन 2026 बिल जो है लोकसभा में लाया गया था और लोकसभा में इसे पारित करना था। सभी सांसद लोगों को जो है इस पर मतदान करना था, यानी कि वोट डालना था। हालांकि इस बिल पर जो है 298 लोगों का जो है स्वीकृति मिली है और 230 लोगों की जो है उन्होंने जो है इस बिल को जो है नकार दिया, यानी कि उन पर जो है नाराजगी जताई। हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी हैं, प्रशांत हैं, और उनसे बातचीत करेंगे इस अधिनियम को लेकर, ये जो संशोधन लाया गया था और क्यों इसको जो है लाना जरूरी पड़ गया। क्योंकि 2029 को लेकर जो है सरकार ये कह रही थी, सरकार का जो हलफनामा है वो कह रही है कि जो है 2029 के लोकसभा चुनाव में जो है 33% आरक्षण जो है महिलाओं को हम लोग देने की जो है सोच रहे थे। इसीलिए जो है नारी शक्ति अधिनियम संशोधन बिल 2026 जो है हम लोगों ने लाया था। लेकिन कुछ इसके पीछे कहानी हम आपको बताएंगे, जो कि विस्तार से जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत है। इस अधिनियम संशोधन जो अधिनियम बिल जो लाई गई है 2026 को लेकर, इसके बारे में क्या हम लोगों ने इसको रिसर्च किया, कैसे इसको हम लोगों ने देखा और कहाँ पे जो है सरकार की जो मंशा थी कि इस नियम को लाएंगे तो हमें ये फायदा मिलेगा। क्योंकि सरकार जो हलफनामा दे रही है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में जो है 33% महिलाओं को हम लोग आरक्षण देने की जो है हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोकसभा में इसको पारित नहीं किया गया। इसके पीछे की कहानी जो है क्या है? देखिए, इसके पीछे की कहानी जो है उसको तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत कड़वा सच हम बता देना चाहते हैं कि जहां हम लगातार नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी उत्थान की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वही एक बड़ा सा मामला है कि जो महिलाओं को आरक्षण देने का जो मामला है, उसके बारे में आपको बता दूं कि तकरीबन 30 साल लगे हैं इस प्रोसेस में, इसको शुरू हुए। इस दरमियान 4 प्रधानमंत्री जो है, चौथे प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, जो इस मामले से जुड़ेंगे, और 3 बड़ी गठबंधन जो है वो इस पूरे मामले से जुड़ेगी। तीसरी गठबंधन के द्वारा जो है वो इस बिल को पेश किया गया और इन सब के बावजूद महिलाओं को आरक्षण अभी तक नहीं मिला। अभी भी हालांकि सरकार के पास कई सारे अधिकार, विशेष अधिकार हैं, जिनका इस्तेमाल करके दोबारा से इस बिल को पास कराया जा सकता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में अभी समय है। लेकिन देखिए प्रशांत, ये है कि 528 लोगों का मतदान हुआ इस बिल संशोधन बिल के उस पर, और इसमें जो है 2/3 जो मत होना चाहिए था पारित होने के लिए, उसमें जो है 54 वोट कम पड़ गए। और जो सरकार दावा कर रही थी कि जो है 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, जिसका सीधा और सीधा लाभ जो है महिलाओं को मिलेगा। लेकिन आप जो हम लोगों ने जो रिसर्च की, हमारी टीम ने जो रिसर्च करके निकाली है, उसमें क्या लग रहा है कि सरकार की मंशा क्या थी, सरकार चाहती क्या थी, सरकार को इससे लाभ क्या होने वाला था। इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा हम लोग जो है दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि छोटा चीज़ अगर हम लोग बताएंगे तो निश्चित तौर पे वो समझ पाएंगे। तो क्या लग रहा है कि किन चीज़ों को लेकर जो है सरकार जल्दबाजी चाह रही थी? देखिए, सरकार इस वक्त किसकी है? बीजेपी की। हम लोग बीजेपी को समझते हैं। बीजेपी की अभी तक जो सफलता मिली है वो बड़े जो लंबित कानून है उनको पास करवाने के कारण उनको जन समर्थन ज्यादा मिला। चर्चा करेंगे धारा 370, आर्टिकल 35 जो था वो था। इसके साथ साथ हम आपको बता दें
राम मंदिर का मामला था, ये सब पुराना पुराना जो मामला था, जो बड़ा जन सरोकार से जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन लंबित चल रहा था। इसको पास करा देने के बाद क्या हुआ, बीजेपी को बहुत जन समर्थन मिला। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीता, जो पुराने लंबित मामले थे वो मामले क्या हो गए, पास हो गए। एक ये भी बेनिफिट है कि बीजेपी के पास अब पुराना लंबित मामला नहीं है, जो उसको प्रसिद्धि दिलाने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा चीज ये है कि बीजेपी जो है ना कोशिश करती है बड़े से एरिया को चोट करने का, ताकि उसको एक बार खींच लिया जाए। जैसे यूपी के चुनाव से ठीक पहले आपको हम बता दें कि अब 3 तलाक बिल को लाया गया था, जिसका सीधा सीधा असर क्या हुआ था, योगी आदित्यनाथ को मिल गया था। मुस्लिम महिलाएं जो थी वो बढ़ चढ़कर वोटिंग किए थे। मुस्लिम वोट बैंक जो पूरी तरीके से तितर-बितर हो गया, क्योंकि एक पुरुष पर कहीं ना कहीं देखा जाए एवरेज तो कम से कम 2 महिलाएं तो है वोटिंग करने में, उत्तर प्रदेश की अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें। तो ये सारे मुद्दे जो है वो दरकिनार हो रहे थे। तो ऐसे में कुछ ऐसा चाहिए था जिसको लेकर पूरे बड़े क्षेत्र को जो है, बड़े संख्या को बीजेपी टारगेट करे। तो इसमें सबसे सॉफ्ट और सबसे आसान क्या नजर आया बीजेपी को, महिलाएं। इनको लेकर भी एक पुराना लंबित मामला है महिला आरक्षण का। हालांकि इसमें 50% तो बीजेपी को सक्सेस मिल गया 2023 में, जब लोकसभा ये अधिनियम ला ली गई, नारी शक्ति अधिनियम ये ला गई 2023 में लोकसभा के पटल पर, राज्यसभा के पटल पर पास कराने के बाद राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई और ये कानून तो बन गया। लेकिन वहां पर एक पचड़ा फंस गया। पचड़ा क्या फंस गया कि तब बीजेपी ने एक कंडीशन उसमें लगा दिया था कि ये जो नया जो बिल है, नया बिल जो है ये तभी लागू हो पाएगा जब नया परिसीमन होगा और नए जनसंख्या जो जनगणना जो है वो किया जाएगा। इसके पीछे की दलील है कि 2023 से 12 साल पहले पिछला जनगणना हुआ था 2011 में, और हम लोग का जनसंख्या बहुत तेजी से राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, बदल रहा है। भारी संख्या में वोटर हम लोग के जो है बढ़ रहे हैं। तो जो डाटा था, उस डाटा के आधार पर अगर आरक्षण को लागू किया जाता या परिसीमन किया जाता तो उससे पूरा का पूरा मामला बिगड़ सकता था। तो उस वक्त सरकार को भी लगा कि शायद पुराना डाटा पर नहीं करना चाहिए। तो उसमें कंडीशन क्या लगा दिया गया कि नया जो परिसीमन होगा और नया जो जनगणना होगा उसको आधार मान के इस आरक्षण को। अच्छा ये बताइए प्रसाद जी कि जो परिसीमन की हम लोग बात कर रहे हैं, परिसीमन है क्या? परिसीमन से जो है भाजपा को या पॉलिटिकल पार्टी को क्या फायदा मिल सकता है, जो कि वो परिसीमन कराना चाहती है या इस पर जोर शोर से जो है काम कर रही है? बिहार में जनगणना जो है शुरू भी डिजिटल तरीके से करा दी गई है। इससे क्या लग रहा है कि 29 की तैयारी जो रणनीति है अभी से शुरू हो गई है, इससे साफ तौर पे जो है बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। इसलिए जो है 230 वोट जो है उनके विपक्ष में पड़ गए और कुछ लोगों ने तो कुछ सांसद मोदी ने जो है बाइकआउट भी कर दिया। इससे क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान होने वाला है? देखिए सबसे पहले समझिए कि इससे बेनिफिट तो बीजेपी को मिलने वाला था। अगर ये कानून लागू होता तो बीजेपी को डबल बेनिफिट मिलता। एक बेनिफिट ये मिलता कि महिलाओं के आरक्षण के नाम पर जो 33% वाला जो मामला था उससे एक बड़ा वोट बैंक अचानक से बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता, पहला बेनिफिट। क्योंकि इस चीज को आजमाया जा चुका है, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, चाहे इस बार का बिहार का चुनाव हो। अगर महिलाओं को खुश किए तो बहुत तेजी से महिलाएं आपके तरफ वोट करने आती हैं। इस बार कोई माने या ना माने, लेकिन हर जगह ये चर्चा का विषय रहा कि 10,000 वाला जो मामला था उसी के कारण एनडीए बिहार के चुनाव उसमें हमने भी देखा कि जो है महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी। खासतौर पे जब सेकंड फेज की चुनाव मतदान हो रही थी तो उस समय महिलाएं जो है काफी उत्सुक होकर के कह रही थी कि देखिए नीतीश कुमार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, 10,000 रुपया हमको दिया है, इसीलिए हम लोग जो है चाहते हैं कि नीतीश कुमार को सत्ते में लाए। हालांकि अब जो है परिसीमन की बात कर रहे हैं कि परिसीमन अगर हम लोग सरकार अगर कराती है तो इससे क्या मतलब राज्य को फायदा होगा, केंद्र को क्या फायदा मिलेगा, या जो परिसीमन अगर हम लोग मतलब सरकार करवाती है इससे क्या मतलब बदलने वाला है, क्या रूपरेखा बदल जाएगा, क्या संख्या बदल जाएगा, क्या घट जाएगा, उन चीजों को लेकर आपकी। चलिए इसको हम दो चीज में पहले कैटेगराइज कर देते हैं। एक कर देते हैं जरूरत और दूसरी व्यवस्था। जरूरत क्या है कि हमारे अंदर जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसमें मतदान का अधिकार है सबको, और मतदान के अधिकार के हिसाब से एक खास संख्या समूह के ऊपर एक नेता चुनकर आते हैं, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, वो नेता चुन के आते हैं और उन्हीं के शासन व्यवस्था में, उन्हीं के देखरेख में फिर वो एरिया चलता है। लेकिन जब ये संविधान हम लोग का बन रहा था उस समय एक चीज उसमें बहुत कह सकते हैं कि फायदेमंद चीज को जोड़ा ये गया था कि संख्या के आधार पर एक नेता को नियुक्त किया जाए, क्योंकि लोगों का जो प्रतिनिधित्व है उसी के आधार पर उनका जो ऊपर कंट्रोलिंग है वो हो। तो इसके हिसाब से क्या है कि अब जनसंख्या तो स्थिर है नहीं, जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है,
तो इसमें ये चीज भी दिया गया था कि जरूरत पड़ने पर जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जो क्षेत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको बोलते हैं, चुनावी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, उसमें जो है वो फेरबदल होगा, ताकि जनसंख्या मान ली जाए कि अब एक जनसंख्या का क्षेत्र नियुक्त कर दिया गया कि 50,000 लोग पर एक सांसद चुन के आए। तो पिछले 20-25 साल में वो जनसंख्या 50,000 तो है नहीं, दुगनी तिगनी हो गई है। तो उस हिसाब से अब क्या है कि 50,000 लोगों में फिर से एक और विधायक को चुन के आना चाहिए, मतलब कि सांसद या विधायक की बात है, हम समझने के बस बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से जनसंख्या तो बढ़ गई, इसीलिए अब परिसीमन की जरूरत है। हमने जरूरत की बात की, तो परिसीमन की जरूरत है क्योंकि अब एक नेता के ऊपर ज्यादा लोगों का कंट्रोलिंग की लोड बढ़ रहा है, तो परिसीमन की जरूरत है। अब बात करते हैं व्यवस्था की। व्यवस्था से बीजेपी को, आपने पिछला भी एक सवाल था जो जोड़ा गया था कि बीजेपी को क्या बेनिफिट मिलती है। देखिए सिंपल सी बात हम आपको समझाते हैं, ये पूरा खेल नंबर्स का है। अब नंबर्स का खेल है, इसको समझिए कि ये जो अभी परिसीमन होता है, ये जो परिसीमन होता है, इसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मामला फंसता है। क्यों फंसता? क्योंकि दक्षिण भारत में लिटरेसी रेट अधिक है और कई सारे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो मजबूती से लागू है। जहाँ नहीं भी लागू है वहाँ लिटरेचर के कारण, लिटरेसी रेट के कारण जो है वो जनसंख्या नियंत्रित है, लेकिन उत्तर भारत में ये कम है। नतीजतन क्या होता है कि अगर अभी परिसीमन अभी के हिसाब से हो तो उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो कई जगहों पर सीधे जो लोकसभा की सीटें हैं वो दुगनी हो जाएगी, और दक्षिण भारत में अगर जाएंगे तो वो सीटें क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मतलब थोड़ा बहुत का अंतर होगा, उसमें बहुत ज्यादा का बढ़ोतरी नहीं, क्योंकि उसने 2 बेटा या 1 बच्चा पर जो है अपना मामला को रोका है। लेकिन अभी भी हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी है जिसके अंदर अभी भी वो जनसंख्या नियंत्रण जो है लागू नहीं कराया जा रहा, तो इधर का संख्या बढ़ा हुआ है। अब होता है इसमें क्या कि नॉर्थ इंडिया का जो है वो लोकसभा का सीट बढ़ जाता और साउथ इंडिया का लोकसभा का सीट सीमित रह जाता। इससे नुकसान और बेनिफिट क्या है बीजेपी को, वो हम आपको बता देते हैं। होता क्या कि आप बढ़िया से निकाल के डाटा देख लीजिए, दक्षिण भारत में बीजेपी को बहुत कठिनाई होती है, बहुत बमुश्किल से कहीं कहीं सरकार बना पाती है, सीटें निकाल पाती है। लेकिन नॉर्थ अब बीजेपी का पूरा भगवामय है, लगभग राज्यों में बीजेपी नॉर्थ में पहुंच चुकी है, कहीं है भी तो कहीं बनाने की स्थिति में भी है। तो नॉर्थ की सीटें ज्यादा हो जाए, ठीक है, और उसमें चूंकि बीजेपी का प्रभाव है तो बीजेपी की सीटें क्या होगी, नॉर्थ की बढ़ जाएगी, और साउथ में एंटी बीजेपी जो सीटें हैं वो क्या हो जाएगी, कम जाएगी। तो जो प्रेजेंटेशन है, एक पब्लिक प्रेजेंटेशन जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि जो ये परिसीमन होगा, जब लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो विधायकों की भी संख्या बढ़ेगी, बिल्कुल, विधानसभा की भी संख्या बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जो एक ये परिसीमन कराने की जरूरत है या जो संशोधन करने की बात है, तो उसमें बीजेपी को तो फायदा मिलता है। अगर आप कहते हैं कि पार्टिकुलर पार्टी को फायदा मिलता, तो कहीं ये तो नहीं है ना कि कांग्रेस को नहीं मिलता या आम आदमी पार्टी को नहीं मिलता या कहीं कोई भी जो क्षेत्रीय दल है उनको फायदा नहीं मिलता। हो सकता है कि परिसीमन अगर होता, सीटों की संख्या बढ़ती, बीजेपी इस चाल में क्या करते हैं, ध्वस्त हो जाती है, और जो विपक्ष है वो अप हो जाती है, उनकी संख्या बढ़ जाती, उनका नंबर बढ़ जाता, तो उनको भी तो फायदा होना था। देखिए फायदा जरूर होना था और फायदा होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक पार्टी के लिए नहीं होती है। लोकतंत्र में जो भी संशोधन होगा वो देश के एक एक नागरिक के ऊपर लागू होगा। लेकिन एक चीज को समझिए, राजनीति में सबसे पहला, कोई कुछ भी कह ले, कितना भी सिद्धांतवादी बन ले, लेकिन राजनीति का सबसे पहला सूत्र है साम दाम दंड भेद। ये 4 व्यवस्था अगर आपके हाथ में है तो आप सत्ता बनाएंगे और सत्ता को अपने हिसाब से चलाएंगे। तो अभी के हिसाब से जो चीज देख रही है, जो सत्ता कांग्रेस या विपक्ष देख रही है, उसमें बीजेपी क्या है, मजबूत है। तो एक डर का भावना है कि कहीं और इसको अगर मौका मिल गया तो फिर हमें ये समाप्त ही ना कर दे। अरे ये बताइए, ये अगर संख्या बढ़ती है, जो हमारे क्या कहते हैं विधानसभा जो बिहार राज्य की जो बजट है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, निश्चित तौर पे जब संख्या बढ़ेगी तो बजट भी बढ़ेगा, तो इससे लोगों को तो लाभ मिलेगा ना, और पार्टी को तो जो लाभ मिल रहा है, जो उनकी संख्या बढ़नी है वो तो होना ही है, लेकिन जनता को तो फायदा मिलेगा, क्योंकि छोटे से अगर संख्या पे अगर एक प्रतिनिधित्व मिल जाता है छोटे संख्या पे, तो ज्यादा काम हो पाएगा, लोग की पहुंच बहुत नजदीक हो जाएगा, और ज्यादा अगर होगा तो मुझे लगता है ये भी कि जो जनता जो है ज्यादा जुड़ाव करेगी लोगों के अपने नेता के साथ, वो अपने नए नेताओं को मौका मिलेगा, ज्यादा मौका मिलेगा, ये तो फायदा मिलेगा ही। लेकिन जो 230 वोट जो विपक्ष में पड़े हैं, इसका संदेश क्या है, ये कहना क्या चाहती है कि अगर लागू हो जाती है ये संशोधन बिल पारित हो जाती,
तो क्या देश में गड़बड़ी हो जाती, क्या जनता ठगा जाती, या अन्य तरीके की चीज़ों को लेकर जो है क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसमें विपक्ष की 2-3 दलीलें हैं जो बहुत मजबूती से विपक्ष ने जिसको रखा, और जो भी एंटी एनडीए पार्टी थी उनको अपने साथ लाने में उनको सफलता मिली। सबसे पहला चीज क्या था, ये परिसीमन का मामला हमने पहले समझा दिया कि अभी की स्थिति के हिसाब से अगर चुनाव 2029 में लागू हो जाता है और महिलाओं का जो झुकाव अगर बीजेपी की तरफ हो जाता है तो बहुत सॉफ्टली बीजेपी सरकार बनाएगी और बीजेपी के लिए 2/3 आंकड़ा तक पहुंचना आसान होगा, जिससे विपक्ष को कठिनाई होगी। एक समस्या ये थी जिसको लेकर विपक्ष ने विरोध किया। दूसरा चीज है उसमें क्या कि जो व्यवस्था किया गया, जो सरकार जो नया संशोधन लेकर पेश की थी, उसमें सरकार का कहना था कि हम 2011 के आंकड़ों पर जो है वो नया कानून को लागू करेंगे। तो समझिए कि 2011 से अभी तक साल में ही कितने सारे जो आंकड़े बदल जाते हैं, लेकिन 11 से 26 तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल में आंकड़े कितने बदले होंगे? उस आधार पर अगर सब कुछ किया जाता है और मान लीजिए कि अभी सब कुछ लागू कर दिया जाता है और फिर अगले साल 29 में मान लीजिए चुनाव हो गया और 30 में फिर परिसीमन कराया जाता है, तो एक बार फिर से जो आरक्षण का है वो पूरा मैच नहीं करेगा क्राइटेरिया जो है, इसको लेकर विपक्ष का विरोध था। 2 मामला हो गया। तीसरा मामला ये है कि जो विपक्ष है उसमें चाहती है कि जो कोटा है, कोटा के अंदर भी कोटा हो। अच्छा, कोटा के अंदर क्रीमी लेयर की जो बात कही जा रही थी, नहीं क्रीमी लेयर नहीं, ये थोड़ा अलग है। कोटा के अंदर कोटा की बात इसलिए ये कही जा रही है कि रिजर्वेशन जो महिलाओं को 33% मिल रही है, उस 33% के अंदर भी वही स्ट्रक्चर लागू होना चाहिए, कास्ट वाला स्ट्रक्चर जो पूरे 100% के ऊपर लागू होता है। यानी कि जो 49% का आरक्षण जो लागू है वो 49% वाला कास्ट कैटेगरी जो है वो महिलाओं के अंदर भी 33% के अंदर ही बांटा जाए। ये डिमांड था विपक्ष का, जिसको लेकर सत्ता पक्ष का ये दलील है कि जो हमारा संविधानिक ढांचा है, जो लिखा हुआ है संविधान में, उसके हिसाब से SC/ST को जो है राजनीतिक सपोर्ट मिल सकता है रिजर्वेशन से, लेकिन ओबीसी को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया। और इसी दलील पे बीजेपी कह रही है कि ओबीसी को हम लोग इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते, हालांकि SC/ST को महिलाओं के अंदर वो रिजर्वेशन मिल रहा है। तो ये जो नारी शक्ति संशोधन अधिनियम 2026 जो लोकसभा में लाई गई थी, उसमें जो है कल बहस हुई और वो जो है बिल जो है पारित नहीं हो पाया। सीधा और आसान भाषा में यही है कि इस अधिनियम को जो है सरकार ये चाहती है कि परिसीमन करके लागू किया जाए। परिसीमन का अर्थ ये है कि अगर हमारे बिहार में जो है 243 सीट जो है विधानसभा का है, तो उसको डबल कर दिया जाए या संख्या के आधार पे उस संख्या को जो है बढ़ाया जा सके। यानी कि कहने का मतलब है 243 से बढ़कर जो है 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। जैसे लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, हो सकता है 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा या 100 हो जाएगा। इस तरीके का ये आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि परिसीमन का अर्थ सीधा और सीधा यही है। क्योंकि अगर साफ तो थोड़ा सा और विस्तार से हम बता दे रहे हैं, परिसीमन को हम यहाँ पे तोड़ देते हैं। परि और सीमा, सीमा से जुड़ा हुआ ये शब्द है, यानी कि सीमाओं को बार-बार उसमें जो फेरबदल है उसी से जुड़ा हुआ शब्द है, यानी कि सीमाओं का फेरबदल। लोकसभा का जो विधानसभा का क्षेत्र है उसका दायरा बढ़ेगा बेटे। यानी कि कह लीजिए कि जैसे 100 लोगों का एक टीम है, उसमें एक नेतृत्व है, एक नेता, वो और जो है वो टीम जो है बढ़कर 400 लोगों का हो गया और नेता जो है एक ही है। और सरकार चाहती है कि 400 लोग जो बढ़ गए हैं उसमें 400 का नेतृत्व जो है 100 का जो सीमा था, 100 लोगों का जो है एक नेता होगा। अब बढ़कर जो वो संख्या 400 हो गया था, उसी को जो है डिवाइड करके 4 लोगों को वहाँ जो है नेतृत्व करने के लिए जो है आमंत्रित किया जाएगा। साफ तौर पे परिसीमन का अर्थ यही है। और फिलहाल इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही है? अगर आपके मन में परिसीमन को लेकर या नारी शक्ति अधिनियम संशोधन अधिनियम 2026 को लेकर किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा। हम आपके सवालों को लेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि परिसीमन क्या है और नारी शक्ति संशोधन अधिनियम 2026 जो है ये क्या है। तमाम जो बारीकी से जो है हम लोग बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिएगा नेशन सूत्रा पर। धन्यवाद।